नमस्कार, एडु योगी में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो अभी हाल ही में आई नई शिक्षा नीति है 2020, जो कि अभी वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा यह नीति को लाया गया है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। अगर आप एक बच्चे के माता पिता हैं या फिर आप एक विद्यार्थी हैं, तो हाल ही में आई जो नई शिक्षा नीति है उसे लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि यह शिक्षा नीति क्या है, किस तरीके से काम करेगी और अब आगे आने वाले जो 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। कहीं कहीं पर यह भी बात है कि अब सरकार ने या जो बोर्ड परीक्षा का प्रचलन था उसे खत्म कर दिया है। तो जी नहीं, सरकार ने इस बोर्ड परीक्षा का प्रचलन खत्म नहीं किया है, बल्कि इसमें कुछ सुधार किए हैं। तो आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा, और अगर आप ग्रेजुएशन यानी कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अब आपको डिग्री किस तरीके से प्राप्त होंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में यह जितने भी सवाल है, जितनी भी आपके मन में उधेड़ बुन चल रही है, उसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीजें एकदम सरल साफ सुथरी शब्दों में समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में यह क्यों है। भारत सरकार ने बुधवार को शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति जो है उसकी जगह ले ली है, जिसे 1986 में नई शिक्षा नीति के तौर पर बनाया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया है। यह स्कूल में व्यापक सुधार और शिक्षण सहित उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कैबिनेट ने साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है उसे भी बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यह जो नीति है इसमें यह भी कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक यानी वर्तमान 2020 तक अपने शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी कम प्रतिशत खर्च किया है अपनी बजट का। इसके कई कारण हो सकते हैं। समिति ने यह भी कहा है कि भारत सरकार अब आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में यूनियन बजट का 6% तक खर्च करने का लक्ष्य साधेगी। आगे हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति का। यह जो प्रारूप है आपको बता दें, यह 1986 में तैयार किया गया था। 1992 में इसे अपडेट भी किया गया और मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े कुछ इनपुट भी तैयार किए। अब बात करते हैं यह किसकी अध्यक्षता वाली समिति है। तो यह इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति है। शिक्षा नीति के तहत इसमें शैक्षणिक सुधार करने के लिए इसने अपने सुझाव दिए हैं सरकार को, जिसके तहत यह सारी चेंजेस किए गए हैं। यह जो नीति है यह उन बच्चों के लिए है जो स्कूल छोड़ चुके हैं। बच्चों को वापस लाने के मकसद से यह अवसर रचनात्मक सहयोग बोल सकते हैं या नवाचार युक्त शैक्षिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। शिक्षा को फॉर्मल और इनफॉर्मल मोड पर अपनाना, विद्यालयों के साथ काउंसलर, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी इस यह जो नीति है इसमें बात कही गई है। 2030 के सतत विकास एजेंडे से भी इसे जोड़ा जाएगा। यह नीति के मुख्य स्तंभ होंगे क्षमता, गुणवत्ता और जवाबदेहिता। आइए हम आगे बात कर लेते हैं। यह जो नई शिक्षा नीति 2020 है, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा के बारे में। इस स्कूली शिक्षा में अब 3 साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यानी आपका बच्चा 3 साल का हो गया है तो आप उसका एडमिशन जो है स्कूल में करवा पाएंगे। नई शिक्षा नीति में 6 से 14 वर्ष की आयु के अनिवार्य स्कूली शिक्षा के और 3 से 18 वर्ष तक के विद्यालयों का स्तर विस्तारित किया गया है।
नई प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग, प्ले स्कूल भी हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, के साथ 12 साल की शिक्षा की नीति बनाई गई है। आइए हम इस शिक्षा नीति का मॉडल भी देख लेते हैं। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया गया है इस नीति में। यह जो नई नीति है उसमें 10+2 के प्रारूप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 का प्रारूप में डाला गया है। आइए यह जो 5+3+3+4 है इसे हम एकदम सरल भाषा में समझते हैं। पहला जो 5 है इसका मतलब 3 साल शुरुआती शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं प्ले स्कूल। 4 और 5 बचा, उसका मतलब 1 और 2, 5 साल पूरे हो गए। अब बात करते हैं अगले 3 का। 3 का मतलब 3, 4, 5 की पढ़ाई आपकी होगी। अब बात करते हैं 1 और 3 की। उस 3 का मतलब 6, 7, 8 की कक्षा की पढ़ाई। बात करते हैं लास्ट 4 की, तो 4 का मतलब है 9, 10, 11 और 12 कक्षा की पढ़ाई होगी। तो इस प्रारूप में हमारे जो पढ़ाई का मॉडल को डाला गया है। अब बात करते हैं इसकी उम्र क्या होगी, तो 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 वर्ष की आयु के लिए इसे लक्षित किया गया है, और क्रमशः 14 से 18 वर्ष यानी 18 वर्ष तक जो है आपकी 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। इसे इस तरह के मॉडल में ढाला गया है। आइए हम आगे महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि शिक्षा के माध्यम को मातृभाषा में कराया जाए, अर्थात अपनी भाषा में पढ़ाने को सुझाव दिया गया है, जिसका मतलब होगा ऐसी भाषाओं का उपयोग किया जाए जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करती है, भले ही यह लैंग्वेज 3 भाषा सूत्र से जुड़ा हो, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि कोई भी भाषा किसी पर भी लागू नहीं होगी। मान लीजिए कि इंग्लिश, हिंदी और जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल भाषा है, इसमें जो यह नीति है इसने बात की है कि बच्चों को इन तीनों भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में पढ़ाए जाने के लिए खासकर जोर यहाँ पर मातृभाषा यानी अपनी रीजनल लैंग्वेज पर दी गई है, जिसमें बच्चा बहुत जल्दी पकड़ता है, समझता है और सुनता है। जहां तक संभव हो पाए कहा गया है कम से कम कक्षा 5 तक यह नियम लागू होंगे, और इसे अगर चलाया जा सके तो इसे कक्षा 8 तक यानी क्लास 8 तक भी वहां की मातृभाषा में पढ़ाया जाए, जहां तक संभव हो पाए। यानी ये मैंडेटरी नहीं होगा, अगर संभव हो पाए तो इसी तरीके से पढ़ाया जाए बच्चों को। इसके बाद घर या स्थानीय भाषा को जहां भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहे, और इसके बाद सार्वजनिक और निजी यानी प्राइवेट स्कूल दोनों तरह के स्कूल होंगे, नीति में यह कहा गया है। आगे हम स्कूल से आगे बढ़कर देखते हैं कि और क्या चीजें लाई गई हैं। अब बात करते हैं कक्षा 10 से लेकर 12वीं तक। अभी तक हमने कक्षा 9 तक देखा, यानी प्ले स्कूल से लेकर 9 तक की चीजों को देखा है। अब हम बात करेंगे कक्षा 10 से लेकर 12 तक की पढ़ाई को लेकर। बोर्ड एग्जाम अब 2 बार होंगे। इनको पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। अब छात्रों का आकलन उनके नंबर पर नहीं, उनके रिपोर्ट कार्ड पर नहीं, उनके सीखने की क्षमताओं पर की जाएगी। जी हाँ, ताकि छात्र इस नंबर के बोझ से आगे बढ़े और अपनी सीखने की जो क्षमता है उसका और विस्तार कर पाए और एक स्वतंत्र माहौल में वह सीख पाए, ना कि किताबों की रटंत विद्या से वह सीखे। शिक्षकों को आकलन के अलावा विद्यार्थी खुद का आकलन भी करेंगे। इसमें अब जो सिस्टम लाया जा रहा है एजुकेशन के रिजल्ट के लिए, यानी एक बच्चे का ऑल ओवर असेसमेंट के लिए, इसमें स्टूडेंट खुद का आकलन भी करेंगे, यानी वह अपने से खुद को एसेस करेंगे, और इसके साथ ही साथ टीचर भी आपको एसेस करेंगे। आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं कि और साथ ही साथ जो वह बच्चा होगा उसके सहपाठी भी उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार रिव्यू भी देगा।
और आपको बता दें कि परख नाम की एक स्थापना की जाएगी। यह परख क्या है? PARAKH। इसकी फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह क्या करेगी? एक बच्चे की सतत विकास, इसका होल ओवर डेवलपमेंट पर बात करेगी। यह एक रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसकी स्थापना की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड का विशेष मूल्यांकन और समीक्षा करेगी यह परख। आप यह नाम याद रखें। साल 2022-23 से यह सभी चीजों को लागू करने की बात की जा रही है। आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट डिग्री पर, यानी अगर आप एक कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो यह आगे की कुछ आने वाली लाइनें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अंडर ग्रेजुएट यानी 4 साल का होगा, जो कि अब तक 3 वर्ष का था। इसमें पीजी को भी इंक्लूड किया गया है। अगर 1 साल में ही आप इस कोर्स को छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल में छोड़ने पर आपको एक एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल में छोड़ने पर आपको डिग्री दी जाएगी। और 4 साल यानी अगर आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपको डिग्री के साथ एक रिसर्च भी शामिल होगा। यानी सरकार ने अब कॉलेज की पढ़ाई को बहुत ज्यादा लचीला करने का वादा किया है। मान लीजिए कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में है और आप जो है कुछ और करना चाहते हैं, अभी आप नहीं पढ़ सकते किसी भी कारण से, तो आप बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे छोड़ते हैं तो आपको एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप इसे 3 साल में छोड़ते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। और अगर आप इसे इससे पूरा करते हैं यानी 4 साल की डिग्री लेते हैं तो आपको एक शोध यानी रिसर्च और एक डिग्री भी का सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाएगी। चलिए इससे आगे बढ़कर हम देखते हैं कि सरकार ने और क्या क्या चीजों को लाया है। अब हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स की। पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प शामिल किए जाएंगे। पहला साल 2 साल का मास्टर्स जिन्होंने 3 साल की डिग्री किया है, ठीक है। दूसरा विकल्प जिन्होंने 4 साल की डिग्री और शोध किया है, या एक छात्र जो है जो छात्र है वह 1 साल का मास्टर अलग से कर सकता है। इसके साथ ही साथ तीसरा विकल्प क्या होगा? 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें छात्र ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही किया है। अर्थात अगर आप मास्टर्स की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, तो यह इसके लिए 5 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया गया है, या आपका पीजी और डिग्री दोनों एक साथ हो जाएगा। यह एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा जिसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार के द्वारा एमफिल को हटाने की भी बात की गई है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो कम से कम आपके लिए 4 साल की डिग्री अनिवार्य होगी, और साथ ही साथ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट भी आप अलग से कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि यह एक 5 साल की डिग्री बन गई। तो इस तरीके से बहुत ही आसान एंट्री और एग्जिट पढ़ाई के लिए तैयार की गई है। आगे हम चलते हैं। स्कॉलरशिप के अंतर्गत कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट संस्थान है वे उच्च शिक्षा देंगे, उन्हें 25 से 100% तक स्कॉलरशिप अपने जो बच्चे होंगे उसे 50% तक देनी होगी, ठीक है। यानी 50% तक के जो बच्चे हैं उसे अपने कॉलेज से 25 से 100% तक की स्कॉलर प्रदान करनी होगी। उच्च शिक्षा को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट करेगी। इसके अलावा नियम, कानून, गाइडलाइंस, अन्य चीजें भी तैयार की जाएंगी जो कि ग्रांट हायर एजुकेशन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, हम बात करेंगे आगे। अब किसी भी राज्य में जो यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलती थी, चाहे यूजीसी हो, चाहे एआईसीटीसी हो या एनसीटीसी हो, टीई हो, ये इन सभी चीजों को खत्म करने की बात की गई है। अर्थात
सभी को एक बोर्ड के अंदर लाने की बात की गई है। यह क्या है? यूजीसी, एआईसीटी या सारी ऐसी संस्था है जो किसी यूनिवर्सिटी को उसकी यूनिवर्सिटी होने की पहचान देती है, जो कि अब खत्म हो जाएगी। यानी अलग अलग या जो मान्यता है इसे खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना चिकित्सा और कानून शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक छत्री निकाय के रूप में की जाएगी। अर्थात मेडिकल को छोड़कर जो है या शिक्षा है सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की बात की गई, यानी एक बोर्ड से जुड़े हुए की बात की गई है। प्राइवेट और गवर्नमेंट उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमन, मान्यता, शैक्षिक मानकों के लिए समान मानदंडों के एक रूप या बोल सकते एक ही समूह द्वारा शासित किया जाएगा, यानी पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। 15 वर्षों में जो यह महाविद्यालय है उनकी संबद्धता समाप्त हो जाएगी और फिर महाविद्यालयों को ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणवार तंत्र स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बोले कि जो ये यूजीसी है चाहे एनसीटी है, इन सभी की मान्यता खत्म हो जाएगी। सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही अलग से मान्यता रखेगा और इन सभी चीज़ों को एक यानी सेंट्रलाइज करने की बात की गई है। तो यह एक सरकार का बहुत ही अच्छा कदम होगा। अब हम बात करते हैं इन कॉलेजों में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर। हर कॉलेज में 3 स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, जिसके बीच एक बोल सकते हैं कि एक दीवार सी होती है जो कि अब क्या है खत्म कर दी जाएगी, एक दीवार टूट जाएगी। NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत व्यावसायिक शैक्षिक धाराओं के बीच पाठ्यचर्या और अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों के बीच कला, विज्ञान, वाणिज्य के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। छात्र को जो सब्जेक्ट पसंद है, जो स्ट्रीम पसंद है, वह उसका चयन कर सकते हैं। छात्र अपनी पसंद के विषय से पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप साइंस के बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि आर्ट्स का कोई 1 या 2 पेपर पढ़ना, तो आप इसे आराम से साइंस के स्ट्रीम में रहकर ही पढ़ सकते हैं। इसी तरीके का फॉर्मूला आर्ट्स के बच्चों पर भी लागू होगा और कॉमर्स के बच्चों पर भी लागू होगा। अर्थात अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप अकाउंट्स के साथ चाहे तो केमिस्ट्री का पेपर भी रख सकते हैं और साथ ही साथ आर्ट्स का हिस्ट्री का पेपर भी रख सकते हैं या अन्य कोई और भी पेपर रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब यह जो विज्ञान, साइंस और वाणिज्य की एक दीवार है वह क्या होगी, आपस में मिल जाएगी। तो यह आपको आई होप कि समझ में आया हो। बात करते हैं कि भारत की जो शिक्षा है उसमें विद्यार्थियों को विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश या अन्य जो भाषाएं हैं उन्हें भी सीखने का विकल्प दिया जाएगा। और साथ ही साथ बता दें कि आपको इंडिया की यूनिवर्सिटी में फॉरेन कैंपस खोलने की भी अनुमति दी जाएगी, यानी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जी हाँ, हार्वर्ड जैसी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैम्ब्रिज है, उनके कैंपस भी इंडिया के कॉलेजों में खोलने की बात की गई है आपसी सहयोग से। तो यह एक अच्छा मौका है, जो भी विद्यार्थी हैं या भारत में रहकर ही हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का सर्टिफिकेट या डिग्री ले सकती है, भारत में ही रहकर। यह भी सुविधा सरकार देगी। आगे हम इस सिलसिले को बढ़ाते हैं और भी महत्वपूर्ण चीज को देख लेते हैं। इस नीति में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। क्या है ये? मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई डिग्री के लिए जो है दूसरे साल ही छोड़ दी। पूरे 4 साल की डिग्री के लिए कोर्स जब आप पूरा करते हैं तो आपको 40 क्रेडिट स्कोर मिलता है, लेकिन आपने तो पढ़ाई 2 साल में छोड़ दी है। तो जब आप 2 साल की पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपको यह 20 क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा और बचा हुआ क्रेडिट स्कोर आप 5 से 10 साल बाद जब भी आपकी सहूलियत हो तब आप पढ़ाई पूरा कर पाएंगे। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस कॉलेज से 2 साल की पढ़ाई की हो उस कॉलेज में ही आपको दोबारा एडमिशन लेना होगा। ये आप किसी भी कॉलेज में पढ़कर या क्रेडिट स्कोर जो है आपका 20 से 40 पूरा कर पाएंगे। भविष्य में यह क्रेडिट स्कोर जो है पूरा आप कर सकते हैं और इसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के द्वारा
सेफ रखा जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा ब्यौरा जमा रहेगा। तो एक यह भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जो पढ़ाई है किसी कारणवश से आधे कॉलेज में ही छूट जाती है, जिसके कारण हमें वह सर्टिफिकेट मिल नहीं पाता है, जिसमें आगे चलकर नौकरी वगैरह में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जिससे को देखते हुए सरकार ने यह बहुत ही एक फ्लेक्सिबल तरीका लाया है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, डिग्री धारकों के लिए। आगे हम बात करते हैं कुछ और प्रमुख बातों पर। सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बनाएगी, जिसपे कहा गया है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए एक समान परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की गई है। यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी होगी, जिसके द्वारा आप अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक समान एक कॉमन परीक्षा देनी होगी अपने एडमिशन के लिए। हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा, जो भी कॉलेज चाहते हैं वह कर सकते हैं, या जो नहीं चाहते हैं वह नहीं कर सकते हैं। 2023 तक एक नया मूल्यांकन प्रणाली जो है शिक्षकों तैयार करेंगे, और अब बच्चों को क्या है, कोडिंग भी सिखाई जाएगी। यानी भारत में छोटे छोटे बच्चों को भी अब कोडिंग सिखाई जाएगी। चलिए हम नेशनल टेस्ट एजेंसी से आगे बढ़ते हैं, और हम आगे कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे के पास स्कूल पूरा करने तक एक व्यावसायिक कौशल होना चाहिए। क्या है इसका मतलब कोई ऐसा हुनर जो आपके बच्चे के जीवन के लिए जीविका को उत्पन्न कर पाएगा। साथ ही साथ अपने अंदर के छुपे हुए हुनर को बच्चा बाहर निकालकर निखार पाएगा। मतलब कक्षा 6 के से लेकर शुरू होगी यह अच्छी प्रक्रिया। स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, यानी वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा। कक्षा 6 से यानी कक्षा 6 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आप स्कूल में रहते ही इंटर्नशिप करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो यह एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमारे पास डिग्री तो होती है, लेकिन हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, और फ्रेशर्स को कोई भी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसको काम सिखाना पड़ेगा, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा। इसलिए अगर इंटर्नशिप स्कूल में ही होती है तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट होगा, जिसके थ्रू हम कहीं भी इजीली काम कर पाएंगे। तो यह शिक्षा नीति में सबसे अच्छी चीज़ कही गई है। अब बात करते हैं वोकेशनल कोर्स पर जोर दिया गया है, ताकि भारत में एक जो विचार बना हुआ है कि सिर्फ कॉपी किताब की पढ़ाई ही पढ़ाई होती है, यह खत्म हो जाए। बच्चा अपनी इच्छा को समझेगा, क्षमताओं को समझेगा, तो वह जब वयस्क होगा, जब बड़ा होगा, तो वह अपनी करियर, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से अपना करियर चुन पाएगा और जल्दी सक्सेस कर पाएगा। इससे भारत सरकार का संसाधन भी कम खर्च होगा, या बोल सकते हैं कम व्यर्थ होगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले बीटेक करते हैं, फिर राइटर बनते हैं, फिर आईएएस बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं रुकेगी, तो इससे संसाधन जो है वह कम खराब होगा। अब बात करते हैं कि यह काम क्या होगा, क्या है यह वोकेशनल कोर्स। इसमें आपको पंखा बनाने से लेकर बागबानी तक करना सिखाया जाएगा। इसमें खाना बनाना भी आएगा, इसमें डेकोरेशन भी आएगा, इसमें मशीन बनाना, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जोर नहीं दिया जाता है। हमारे भारत में इन सभी चीज़ों को एक छोटे स्तर का काम समझा जाता है, और उन लोगों को समाज से कम आंका जाता है, जो कि यह बोल सकते हैं कि यह जो ऑब्स्ट्रकल है यह खत्म होगा, या जो हीन भावना है ये भी पेरेंट्स के मन में ख़त्म होगी, और बच्चों को वह चीज़ ही करने दी जाएगी जो उन्हें पसंद है, जिसमें उनकी क्षमता ज़्यादा है। यानी अब आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों के हाथ में डिग्री के साथ साथ एक हुनर और इंटर्नशिप का जो है एक्सपीरियंस भी होगा। यानी आपका बच्चा जो है भविष्य में एक हाथ में डिग्री होगी, दूसरे हाथ में उसका हुनर होगा, जिसका इस्तेमाल करके वह अपने जीवन में पैसा, सम्मान और इज्जत और शांति कमा पाएगा। तो यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ सरकार के द्वारा लाई गई है। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारी शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन को भी लाने की बात की गई है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगा,
एजुकेशन प्लानिंग की जाएगी और डिजिटल इंडियन कैंपेन को भी आगे लाया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की भी बात की गई है। साथ ही साथ रेगुलेशन थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर की भी बात की गई है। इस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का जो यह सपना है यह कैसे पूरा होगा, इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की गई है, यानी NETF की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन होगा। सॉफ्टवेयर जो है कंटेंट वह कई भाषाओं में अपलोड होंगे और 21वीं सेंचुरी के साथ जो चैलेंज है हमारा उससे भी हम मिल पाएंगे। वर्चुअल लैब्स होंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन असेसमेंट और आपके एग्जामिनेशन भी होंगे। तो इस तरीके से हमारी शिक्षा नीति में नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लाने की बात की गई है। चलिए, अभी तक तो हमने इस वीडियो में इस शिक्षा नीति की बहुत सारी अच्छाइयों को देखा। अब हम बात करेंगे कि अगर यह नीति आती है तो ये कहाँ कहाँ पर दिक्कत कर सकती है, यानी कुल मिलाकर इस शिक्षा नीति को लेकर कुछ खामियां भी सामने आई हैं, जिसे हम देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश जो हमारा भारत देश है ये एक विविधताओं का देश है, जिसके कारण हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में अलग भाषाएं हैं, बोली जाती हैं, अलग लोग दिखते हैं, अलग खान पान है, जिसके कारण हो सकता है कि यह जो शिक्षा नीति है इसमें कुछ खासा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अर्थात अगर अंग्रेजी को हटा दिया जाए, क्योंकि बोला गया है मातृभाषा में पढ़ाने के लिए, अगर अंग्रेजी की महत्ता को कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति जो साउथ का है जिसकी पोस्टिंग नॉर्थ में हो गई, उसे नॉर्थ में जाकर जॉब करना है, तो उसके जो बच्चे होंगे उन्हें स्कूल में एडमिशन लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। नॉर्थ के स्कूल में अगर वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा या वहाँ के मान लीजिए हिंदी भाषा में ही पढ़ाई हो रही है तो उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और अगर मान लीजिए कोई साउथ का व्यक्ति है जो स्कूल टीचर है या बोल सकते हैं वो उसकी पोस्टिंग हुई किसी दूसरे स्कूल में, तो उसे भी पढ़ाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसमें एक यह दिक्कत सामने आई है। और इसके अलावा अगर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में नहीं रहेगा तो क्या होगा कि बच्चों को फिर बाद में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे अंग्रेजी को सीखने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे हर देश में हर जगह बोली जाती है, यह एक कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर इसकी इम्पोर्टेंस को सरकार खत्म करती है तो जो गवर्नमेंट जॉब में है, अर्थात जिनकी जॉब मूवेबल है, उनके बच्चों को खासा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। किसी अन्य जगह यानी किसी अन्य राज्य में एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम होगी इस क्षेत्रीय भाषा के कारण। तो इस तरीके से अगर भाषा पर जोर दिया जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो भाषा वाला है इसमें तमिल, तेलुगु, पाली, प्राकृतिक और कई ऐसी भाषाओं को पढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ क्योंकि ये जो सारी भाषा है ये अब लुप्त हो रही है, जिसके कारण इसे जिंदा रखने के लिए इन सभी लैंग्वेज पर भी जोर दिया गया है। अब बात करते हैं कि अगर शिक्षा नीति में इंग्लिश की महत्व को खत्म करके दिखाया जाएगा तो यह एक बुरा स्टेप हो सकता है सरकार का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी जो है पूरे विश्व में बोली जाने वाली एक भाषा है, जिसके थ्रू हम यूज करके इसका किसी भी व्यक्ति से कहीं भी किसी भी देश में बात कर सकते हैं और आसानी से वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हो सकता है कि स्टूडेंट्स को देखने को मिल जाए इन फ्यूचर। आगे हम बात करते हैं। और दूसरा एक बात सबसे पहले सोचने वाली है कि यह जो नीति है कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, क्या यह सिर्फ सरकारी स्कूलों में लागू होगा या फिर इसे प्राइवेट स्कूल में भी लागू किया जाएगा, तो यह देखने वाली काफ़ी बात होगी। यह जो भारत सरकार की नई पॉलिसी आई है शिक्षा को लेकर, जिसका नाम क्या है, नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पर हमने ढेर सारी बात की, आपको सारे फैक्ट्स को बताया, इस पर हमने खूबियों को भी देखा और खामियों को भी देखा। लेकिन अगर बात करें हम इस पर एक निष्कर्ष की बात करेंगे कि हमारे विचार से यह क्या है,
तो अगर हम बात करें इस पर, तो यह नीति जो है यह भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक नया सवेरा, एक नया मोड़ लेकर आएगी। हाँ, लेकिन यह जो नीति है इसे लागू करने में सरकार और राज्य दोनों को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसमें काफी नई चीजों को जोड़ा गया है और कुछ पुरानी चीजों को हटाया भी गया है, जैसा कि हमने देखा। जिसे लागू करने के लिए एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर गाइडलाइंस और सही आंकड़ों की जरूरत होगी, जिससे यह सही तरीके से सभी राज्यों में केंद्र के द्वारा चलाया जा पाए। इन सभी चीजों को अगर लागू किया जाता है तो हमारी शिक्षा जो अभी तक जिस पैटर्न में चली आ रही है उसका पूरा बदलाव हो जाएगा। इन सभी को लागू करने के लिए सबसे बड़ी चीज है आर्थिक मजबूती, यानी पैसा रुपया अच्छा खासा इस नीति पे खर्च होगा। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि भारत सरकार जो है अब 6% का खर्च करना चाहती है जीडीपी का। अब ये जो है इस पर, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर कार्य मिलकर करेंगे, तभी यह नीति सही तरीके से धरातल पर आ पाएगी। तो हमें इस नीति का इंतजार रहेगा। और आपको एक बात बताती कि यह जो नीति है अगले आने वाले 2022 से 23 के बीच में इसे चालू कर दिया जाएगा, यानी इसे लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और आपको बता दें कि अगर आप अमित सर को ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, उनसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपके सामने जो लिंक दी हुई है उस पर जाकर उन्हें ज्वाइन कर ले और अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जो लिंक है इस पर जाकर आप सर को फॉलो भी कर लें अनअकैडमी की लिंक पर। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और इसे अपना भरपूर प्यार दें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए कुछ और इसी तरीके का मज़ेदार टॉपिक्स लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।